क्योंकि मैं बहुत ही करियर ओरिएंटेड गर्ल हूँ। हम्म। तो नो ब्यूटी पार्लर एंड नो शॉपिंग एंड ऑल। सबसे पहले मैं अपने जो पेंडिंग काम है उसको कंप्लीट करूंगी, फिर उससे रिलीफ लेके फिर माइंड को रिलैक्स करके अपने आप को रिलैक्स करूंगी। दैट्स माय गॉड। अच्छा, मैंने आपने करियर ओरिएंटेड की बात करी, मेरे को पता है आपने 14 साल की उम्र से करियर शुरू किया। यस, सही सही बता रहा हूँ ना मैं? यस, 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 राइट। तो 14 साल की उम्र में कैसे, मतलब अगर मैं अपना 14 साल की उम्र में देखूंगा, मैं कहीं मिट्टी खा रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ। अरे 14 साल की उम्र के लड़के तो निक्कर पहन के घूमते हैं। मैंने तो अभी भी नीचे निक्कर ही पहना हुआ है। लड़के कभी बड़े होना ही नहीं चाहते हैं एक्चुअली। एक्चुअली गर्ल्स जो होती है ना, 14 साल की लड़की और 14 साल के लड़के में यही डिफरेंस होता है। और हम्म। मैं काफी हेल्दी थी उस वक्त, जिस वजह से मैं 14 ईयर की ना लग के 20 साल की लगती थी। यही एक कारण था मेरा। हेल्दी रहना ही एक कारण था कि मुझे कास्ट किया गया था। पर आई थिंक ये अच्छी चीज है यार, आपने 14 साल की उम्र से जिम्मेदारियां समझनी शुरू कर दी। जैसे एक आम यू लड़के नो लड़की तो जिम्मेदारी। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जब बचपन में जब पढ़ाई कर रही थी, स्कूल जाती थी, तो मेरा सिर्फ ये चलता था कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी मैं, सो बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देख सकते थे। तो एक छोटा सा ही सपना था, वो कि एयर होस्टेस बनूंगी। अच्छा कि एयर होस्टेस बनूंगी। अच्छा अच्छा। यस। क्या बात है। वो भी उसके पीछे ना, बचपन में हम सोचते हैं कि हम तो प्लेन में कभी बैठ तो पाएंगे नहीं, इतने तो पैसे आएंगे नहीं कि टिकट खरीद सकते हैं हाँ, प्लेन की। तो चलो एयर होस्टेस की तरफ फोकस किया जाए। पर एक वो जो आप जो टाइम बता रही हो ना, उस टाइम पे ना एक हवा भी चली थी, जैसे मेरी बहन भी बोलती थी मुझे बनना है तो सिर्फ एयर हॉस्टेस। सब यस। लड़कियों को एयर हॉस्टेस ही बनना था। एक्चुअली वो क्रेज प्लेन का हुआ करता था, फ्लाइट्स का क्रेज था वो, कि यार हम तो कभी बैठ नहीं पाएंगे उसमें, हमारे हम तो शायद टिकट ही नहीं खरीद पाएंगे, तो बस एयर होस्टेस का कोर्स करो और उड़ते रहो उड़ते रहो। तो ये क्रेज था उस वक्त। बट गॉड इज वेरी काइंड, आप इतने अच्छे बड़े मुकाम पे पहुंची। ऊपर वाला मैं हमारे लिए हमेशा से कुछ अलग ही सोचा होता है, और जो वो सोचता है ना, वो हम कभी नहीं सोच पाते। ये तो है, आप अच्छे काम करिए, भगवान ऊपर बैठा हुआ है। मैं आपसे बात करूंगा खतरों के खिलाड़ी की। आप गई, तो ऐसा ऐसा कौन सी चीज का सबसे ज्यादा फियर था आपको कि जाने से पहले, जो आपको लगा हो कि भगवान बस रोहित शेट्टी कुछ भी करा ले मुझसे, बस ये काम ना करवाए। बताती हूँ मैं। मैंने जब से उस फाइनल हुई मैं खतरों के खिलाड़ी में, सब लोग जानते थे कि मैं बहुत ज्यादा डरपोक किस्म की लड़की नहीं हूँ। हम्म। मैंने सिर्फ वहां बताया था कि मुझे एक ही चीज का डर है, वो मत देना, बाकी जो चाहिए वो दे देना, चलेगा मुझे। और ये हाँ। ट्रैवलिंग से लेके शूटिंग शुरू होने से पहले तक जिनके साथ भी बैठ रही हूँ, बस यही चल रहा है मेरा। वो नहीं आना हम्म। चाहिए, बाकी बाकी तो कुछ भी। दैट्स अ शॉक। आपका पहला स्टंट था वो। हाँ। दैट्स अ शॉक। सो जब मुझे मिला, और मैं सच बोलूं, मेरी आंखें ऑलमोस्ट भर आई थी जब मैं मलिष्का को देख रही थी चिल्लाते हुए। क्योंकि हम्म। मेरा वही एक फियर था, और आपने देखा होगा मैंने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया उसे भी। उसके हम्म। बाद तो मुझे था कि जब मैंने इसे कर लिया ना, तो अब कुछ भी कर लूंगी। लेकिन होता है ना कि एक बहुत नॉर्मल से टास्क में मैं आउट हुई। थोड़ा प्रेजेंस, हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड और ये सब डगमगाता है। उस वक्त आपका दिमाग घूमता ही है। अब तो आप शॉक लेने में ट्रेंड हो गई हो। घर के ट्यूबलाइट वगैरह एकदम मैं ही बदल दूंगी, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस वक्त आप खतरों के खिलाड़ी शूट कर रही थी, मैं उस वक्त वाईकॉम का ही एक शो कर रहा था। वाईकॉम का क्या? एक शो कर रहा था, ओके, डांस दीवाने लिख रहा था, माधुरी दीक्षित मैम का एक शो आता है। ओके, ओके, ओके। हाँ। और आज इत्तेफाक से देखिए, आज माधुरी मैम का जन्मदिन है। यस एंड मतलब मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ मैं उनकी कितनी बड़ी फैन हूँ। और आप तो एज अ डांसर, मेरे को लगता है कि जितने भी जिन लड़कियों ने डांस का सपना देखा, जो डांसर बनना चाहती थी, आप तो बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डांस करती है। तो हर किसी के लिए ना एक आइडल होती है माधुरी दीक्षित, कि बनना है तो माधुरी दीक्षित। क्या आपके लिए भी ऐसा था ये बचपन में? बिल्कुल। मुझे एक्टिंग का जो बोलते हैं ना, एक्टिंग का कीड़ा ही काटा था माधुरी दीक्षित को देख के। अच्छा। उनको देख के ही मुझे ना, मीन्स मैं
मैं आज तक उनको फॉलो करती हूँ, उनके उनके पुराने गानों की कॉस्ट्यूम्स, उनकी हेयर स्टाइलिंग। और मैं बताऊं, मैंने कभी डांस क्लासेस की नहीं है, ना ही हम्म। मैंने एक्टिंग क्लासेस की है। मैंने जितना सीखा है वो माधुरी के गानों को देख के सीखा है, सो मेरे लिए तो वो डिवा है। आई थिंक हिंदुस्तान में जितनी लड़कियों ने सपना देखा है कुछ बड़ा करने का, कुछ इस लाइन में आगे जाने का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं माधुरी दीक्षित उन सब की इंस्पिरेशन है। यस, माधुरी जी एंड श्रीदेवी। श्रीदेवी जी, हाँ श्रीदेवी जी। उनकी जैसी दो एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में ना कभी आएंगी और ना आई थी। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आए, तो आपको क्या लगता है कि भोजपुरी से बॉलीवुड में कैसा वेलकम वेलकम हुआ, आपका कैसा ट्रीट किया, अच्छा लगा? बहुत कमाल का रोहित शेट्टी ने वेलकम किया है भाई, और क्या चाहिए। और क्या चाहिए, पर रोहित शेट्टी आप ने शुक्र वेलकम मनाइए, किया। आप शुक्र मनाइए रोहित शेट्टी ने सीधा वेलकम करवा दिया, नहीं तो रोहित शेट्टी कभी गाड़ी पे खड़ी करवा के कहते गाड़ी पे खड़ी हो जाओ, आ जाओ। अरे 3 गाड़ियों पे सलमान खड़ी। खान ऑल्सो एंड मीन्स बहुत बहुत कमाल का वेलकम हुआ है मेरा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे जहां तक लगता है ना कि लैंग्वेज डजंट मैटर, आप अगर बेहतरीन कलाकार है तो हर इंडस्ट्री आपका बहुत ही अच्छे से स्वागत करेगी। ये जो आपने बात बोली ना, अब मैं इसमें ना, जैसे इरफान खान साहब, अभी उनका इंतकाल हुआ है, पर मैं देखता यस, हूँ कि हर इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री हर आपका स्वागत इंडस्ट्री, करेगी। मुझे मुझे साउथ से लेके बंगाली फिल्म्स, मराठी, हर इंडस्ट्री से अप्रोच किया गया है काम करने के लिए। पर आप बंगाली कर सकती हो, आप तो चैटर्जी भी हो, आपको आती बिल्कुल होगी मैं ना कर, अच्छे से। मुझे जो फिल्म जो कहानी अच्छी लगेगी मैं वहां काम करूंगी। आई एम इंडियन आपको एक्ट्रेस, आई एम नॉट पर्टिकुलर भोजपुरी, मतलब मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे इंडियन एक्ट्रेस बुलाएं। वेरी गुड, व्हाट अ थॉट यार। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भोजपुरी इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री, कि मेन डिफरेंस आपको क्या लगता है वर्क कल्चर में, क्या चीज है जो डिफर करती है दोनों में? मेरी इंडस्ट्री और बाकी हिंदी इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म का ज्यादा फर्क है। हम्म। यहाँ मेरे ख्याल से लोग दिल से ज्यादा काम करते हैं और वहां पे बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे हम्म। दिल, दिमाग, धड़कन, गुर्दा, सब कुछ लगा के सब, काम किया जाता है। जिगर वहां फेफड़ा पे सिर्फ गुर्दे ये सब प्रोफेशनली। दे। हाँ, और तब भी वैसा काम नहीं कर पाते। यहाँ पे बहुत हम्म। प्रोफेशनल है और मैं चाहती हूँ कि मेरी इंडस्ट्री भी अभी काफी प्रोफेशनल हो जाए, मैं चाहती हूँ। डेफिनेटली मेरे को लगता है जितना कमर्शलाइज होगा ना, और अभी मैं मेरे पास कुछ काम आया था इंडस्ट्री से, पर मैं अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाया, पर वो बहुत प्रोफेशनल थे, पैसे वैसे जितना भी साइनिंग अमाउंट था बहुत अच्छी तरीके से, मेरे को लगा कि जैसे हमारे हिंदी इंडस्ट्री में टीवी इंडस्ट्री में हो रहा है वैसे ही उन्होंने सेम किया। तो मेरे को लग रहा है कि जितना कमर्शलाइज होगा, और अभी ये टाइम मैं आपको बता रहा हूँ इतना कमर्शलाइज हो रहा है ना, जैसे कि मनोज तिवारी हुए, निरहुआ हुए, खेसारी लाल यादव, दिस इज नॉट, दे गाइस आर नॉट अ भोजपुरी हीरो, दे गाइस आर लाइक इंडियन हीरो राइट नाउ। यस। जैसे आप हुई, अमरपाली हुई, ये अब लोग इसकी, इनको पूरे इंडिया में लोग पहचान मिलती है, नॉट फॉर भोजपुरी इंडस्ट्री, दैट एज अ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हम लोग जहां भी जाते हैं, जैसे मैं जहां भी, जब से मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा है, मैं जहां भी जाती हूँ मुझे मेरे फैंस मिलते हैं, लोग मुझे जानते हैं। नॉट इवन इंडिया, इंडिया के बाहर भी जब मैं जाती हूँ तो फैंस मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि लोग हमें हर जगह पहचानते हैं और ये बहुत अच्छी बात और आप कपिल शर्मा के शो में आई थी, क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स था, अमेजिंग। है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन से एक ना, हर किसी के दिमाग में ना एक ड्रीम सेलिब्रिटी होता है जिसके साथ काम करने का मन होता है, यार एक दफा मैं इसके साथ जरूर मैं काम करूंगी, तो कौन सा वो सेलिब्रिटी है जिसको आपको लगा कि कोई नहीं है, अभी कोई नहीं? अभी नहीं, बचपन से एक्चुअली। 14 ईयर की एज में हीरो की क्रश और हीरो की लाइकिंग क्या होती है पता ही नहीं था। तो जब इंडस्ट्री में आई, माधुरी दीक्षित को देख के बहुत डांस करती थी माधुरी जी, मतलब मेरी फेवरेट एकदम। आ, लेकिन इस हीरो के साथ मैं एक दिन काम करूंगी ऐसा वाला थॉट कभी नहीं आया, क्योंकि शायद मैं इंडस्ट्री में आ गई और सक्सेस मिल गई तो अपनी फिल्मों को सिर्फ एज एन बेस्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से ही देखती हूँ मैं।
मतलब अगर मुझे बेस्ट कहानी मिलती है, बेस्ट स्टोरी मिलती है, मतलब मेरा फोकस ये होता है कि मुझे बेस्ट स्टोरी और बेस्ट कैरेक्टर मिलना चाहिए। हाँ। इसकी तलाश में होती हूँ, ना कि किसी कि ये हीरो होगा और मैं उस फिल्म में भले ही कुछ नहीं कर रही हूँ फिर भी करना है। नो। वेरी गुड, आप भी प्रोफेशनल हो गए बहुत ज्यादा। यस, दैट्स अच्छा व्हाई मैं इतने साल मैंने सरवाइव करा है ना, 17 साल हो गए। रानी, आप इतनी छोटी उम्र में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी, जिस उम्र में लोगों को पता भी नहीं होता है कि अच्छा ये फेम या होता है। तो व्हाट इज द मोमेंट कि वो आपको वो मोमेंट याद है जब आपको लगा कि अब रानी स्टार बनी है, अब मुझे लग रहा है मुझे कि लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया। मुझे ये फीलिंग कब आई? हम्म। मुझे ये फीलिंग कम से कम 6-7 साल बाद फील आया कि मैं हाँ स्टार हूँ। हाँ। हम्म। स्टार्ट में जब किया तो नहीं मालूम था कि फिल्म सुपरहिट कैसे होती है, क्या होता है। मैं ट्रेन से ही ट्रैवल करती थी। फिल्म आने के बाद भी ट्रेन में मेरे आसपास जो लोग, लड़कियां होती थी, वो मेरी फिल्मों के नाम लेके मतलब इंडिकेट कर रहे होते थे। और मुझे, अच्छा मेरी फिल्म इतनी चल रही है क्या, अच्छा मेरी फिल्म इतनी चल हम्म। रही है, अच्छा कहाँ चल रही है। ऐसा हम्म। तो 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गया था मेरा। फिर एक शो था जिसमें सारे बड़े सुपरस्टार्स थे भोजपुरी के। मनोज हम्म। तिवारी जी, रवि किशन, कृष्णा अभिषेक ऑल्सो, एंड नगमा जी एंड मी। सो उस शो के वक्त क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे तो कोई नहीं जानता है, इनको तो सब जानते हैं। हम्म। होता ना कि आपको पता नहीं होता है कि आप भी स्टार हो। और कम एज की लड़की, उसको कुछ पता ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री, ऑडियंस। सो उस शो के वक्त क्या हुआ, मैंने मनोज जी से कहा मुझे मेरे साथ परफॉर्म करो। तो मनोज हम्म। जी बोले अरे परफॉर्मेंस तो डन हो चुकी है, अब क्या परफॉर्म करूंगा। फिर मैंने रवि जी को हाँ बोला तो वहां पर भी यही हुआ। तो मैं डर गई कि मैंने कहा अरे यार अब मुझे अकेले परफॉर्म करना होगा, मेरी परफॉर्मेंस पे तो तालियां भी नहीं बजेंगी, मुझे जानता ही हाँ नहीं है कोई। तो हाँ। ये था कि फिल्म सुपरहिट हो गई है। मैं तब तक 20 फिल्में कर भी चुकी थी। लेकिन वो हाँ। शो मुंबई में था तो मैं बहुत ज्यादा ना ये थी कि मुंबई में मुझे कौन जानेगा, ऐसा हम्म। वाला। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस मैंने की और पब्लिक ने वंस मोर के जो नारे लगाए, वो हम्म। एक फीलिंग थी। उस वक्त मुझे पता चला कि भिवंडी का दिस वो इज। शो था और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। हम्म। उस वक्त मुझे फील हुआ कि ओ, मतलब ये मुझे लोग आई जानते मेड हैं, इट। हाँ। पहचानते हैं मुझे। एक जब जब मैंने आपका पोस्टर ऐसे डाला इंस्टाग्राम स्टोरी पे, तो लोगों ने सवाल भेजे। एक लड़के का सवाल आया जो भी बहुत जेन्युइन सवाल लगा मुझे। कहता कि क्या रानी चैटर्जी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगी। आई थिंक मेरे को पता है उसके पीछे का मकसद क्यों होगा, बिकॉज 2015-16 के बाद से भोजपुरी के बहुत सारे स्टार्स पॉलिटिक्स में आ गए, और बहुतों ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, बहुत जीत भी गए। और मुझे तो इसी। 2014 से मुझे काफी अप्रोचिंग हो रही है फॉर हम्म। पॉलिटिक्स। एक दो बार मूड भी बना लिया मैंने कि हाँ चलो किया जाए, थोड़ा हाँ थोड़ा देश के लिए कुछ किया जाए, ऐसा एक जज्बा आया वो भारतीय का। हाँ। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली जब मुझे ऑफर आया था तभी मैं 24 साल की थी और 25 साल आई थिंक पूरे होने चाहिए इलेक्शन के हम्म। लिए, इस वजह से हाँ। कैंसिल हो गया था। बट उसके बाद भी आता रहा। बट मुझे लगता है कि इन फ्यूचर अगर मुझे अच्छा करने का मौका मिलेगा देश के लिए तो डेफिनेटली मैं ज्वाइन करूंगी। बुराई नहीं है। अब यस। ऐसा ना, हमारे जब मैं बता रहा, जब जो मेरा होम टाउन है मेरठ, तो यहाँ से नगमा जी खड़ी हुई थी एक बार। तो ऐसा ना बस बना था कि लाइक भोजपुरी इंडस्ट्री है, सो ऐसा यस, मैं आ वही गया। कह रही हूँ, जब अगर ऑडियंस के लिए मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा और हम्म। तो मैं डेफिनेटली पीछे नहीं हटूंगी। और लोगों ने ऐसा भी पूछा था कि अगला ऐसा कुछ, कि अगला आप क्या कर रही है, कौन सा सीरियल कर रही है, कौन सा और नया चीज आ यू रहा नो अभी मेरी एक सीरीज रिलीज हुई है, उसके बाद से मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि है। मैं करूँ क्या, क्योंकि बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, बहुत 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 अच्छे अच्छे ऑफर्स आई मिल रहे थिंक हैं। 132 मिलियन शायद उसके व्यूज चले गए, मैंने ऐसा कहीं सुना था। दिस इज द नंबर वन सीरीज नाउ डेज, ऑन एमएक्स प्लेयर। ओटीटी प्लेटफॉर्म। एंड मैं गूगल ट्रेंडिंग पे भी रही 2-3 दिन। क्या बात तो है, बहुत अच्छी।
अच्छा, सो मैं आपके साथ एक रैपिड फायर खेलूं, एक छोटा सा रैपिड फायर, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल रैपिड फायर जो खेल सकते। जो जो पहला आपके दिमाग में जो भी थॉट आए वो आपको बताना। ओके। ठीक है, मैंने लिख रखा है। 3 भोजपुरी गाने जो आपके मोस्ट फेवरेट है। 3 भोजपुरी गाने जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, एक तो मेरी पहली फिल्म का सॉन्ग हम तोहरा बिन जी ना सकीले, एंड एक उस वक्त एक एल्बम आया था प्यार के रोग भई, कल्पना जी का अच्छा। था। उसमें एक गाना था, आंख जब से लड़ल प्यार के रोग भई, हाँ। रौआ मिल गई नी हमें अजब संजोग भइल, एक ये वाह। सॉन्ग है। और एक सॉन्ग है जो मनोज जी का है, और हाँ हाँ। चंपा चमेली अच्छा। कलियल। तो ये 3 गाने मतलब ऐसे गाने हैं कि रिंकिया, जब ये बजाए जाएंगे रिंकिया तो के मैं, पापा ने। नो मतलब वो ठीक है, ओके, वो ओके, लेकिन ये ऐसे 3 गाने हैं जो बजेंगे तो मैं ऐसे चेंज नहीं करवाऊंगी, सुन लूंगी। आपके मूड लाइट कर देंगे जो। और मेरा जो हाँ, दूसरा अच्छा सवाल लगता था, है, उस शायद जमाने उसका में लेके आंसर, चला जाता है। हाँ, तो जो मेरा दूसरा सवाल था शायद उसका आंसर मुझे मिल गया है कि इस लॉकडाउन के दौरान आप कौन सी वेब सीरीज देखने के लिए रिकमेंड करेंगी लोगों को? यार मेरी जो सीरीज आई है मस्तराम, उसको देखो। और हाँ। क्रिस इवेंट की एप्पल पे एक सीरीज आई है, उसे देखो। हाँ। अच्छा, 3 ऐसे सेलिब्रिटीज जिनके साथ आप लॉकडाउन में लॉक होना चाहती हो। 3 नहीं है, एक ही है, कौन? क्रिस इवेंट। कौन कौन? क्रिस इवेंट, ही इज अ हॉलीवुड स्टार, कैप्टन अच्छा अमेरिका। अच्छा। अच्छा, अरे वेरी गुड। मैंने ये सवाल आपसे पहले जिनके साथ लाइव करा था उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया उन्होंने 3 नाम में से एक नाम, पता है किसका लिया? कहते, चाहे मैं सेलिब्रिटी के साथ हो जाऊं, पर एक नाम में वो चाइना के प्राइम मिनिस्टर का डाल दूंगा। मैं उनके साथ लॉकडाउन होना चाहता हूँ। उनकी रेसिडेंसी बेखतरी हुई, उनको पकड़ के मैं अपने साथ रखूंगा। सुपर आंसर। मैं तो मतलब 3 नहीं है, अगर मैं लॉकडाउन होना चाहूँ तो एक ही है, हम्म। क्रिस, ऑल द टाइम क्रिस क्रिस क्रिस। अच्छा, अगर आपको भगवान ब्रह्मा आ जाए और बोले कि रानी, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, एक सुपर पावर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, अब तुम खुद चुनो कि क्या सुपर पावर तुम्हें लेनी है, तो कौन सी सुपर पावर आप चाहती हो कि मेरे अंदर आ जाए? मेरे अंदर ऐसी पावर आए ना कि हम्म। मैं लोगों के दिमाग की जो गंदगी है उसे एक ये चुटकी में निकाल सकूं, तब वैसी। मतलब एक एक इस तरीके की आप सामने वाले का थॉट पढ़ लो कि यस, इसका थॉट यस। ये मैंने ये सेम आंसर, ऐसा ही सेम आंसर, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर, और बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है कि सामने वाले का थॉट पढ़ लिया जाए। तो ये सेम आंसर रविंद्र करे थे, रविंद्र जडेजा इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने भी यही आंसर दिया, कहते कि मैं भी ऑब्वियसली चाहता मैं हूँ। सामने वाले का पढ़ना चाहूंगी, उनकी अच्छा है गलत सोच रहा है, चेंज। पर एक, व्हाट इज द डम्बेस्ट थिंग यू डन इन योर लाइफ, कि आपको लगा हो ये करने के, अरे यार मैं कितनी डम हूं, मैं ये क्या 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 कर रही क्या? हूँ? कि व्हाट इज द डम्बेस्ट थिंग यू एवर डन इन योर लाइफ, कि ये मैं क्या कर रही हूँ? जैसे मेरे को याद है, मेरी, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। कि मैं ईयरफोन लगा के जा रहा हूँ मेट्रो में, और कोई मेट्रो, और मेरी आंख लग गई, और मेरे किसी ने मोबाइल निकाल लिया और ईयरफोन लगे रहे, तब देखा तो मोबाइल नहीं था। तो मुझे लगा मैं कितना डम्ब में, मेरे को इतना पता नहीं चला कि कोई मोबाइल ले गया निकाल के, मैं सिर्फ सो रहा हूँ खाना में। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट डम्बेस्ट थिंग आई नहीं, एवर मैं एक्सपीरियंस। इतनी बड़ी डंप नहीं हूँ, मैं इतनी बड़ी डंप नहीं हूँ, मैं डंप वाले काम ऐसे बहुत ज्यादा किए नहीं है मैंने, सोचना आदमी पड़ेगा को मुझे। कुछ ना कुछ तो ऐसा लगता है कि यार ये मैंने क्या किया, यार मैंने ये क्यों कर रही हूँ? कभी ऐसा हुआ है क्या यस, किसी? एक बार ऐसे हुआ था। हम्म। मैं म्यूजिक लवर हूँ, और हम्म। मेरे मेकअप रूम में हम्म। मैंने अपना रेडियो चला के रखा हुआ था, और
आई डोंट नो कौन सा स्टेशन लगा हुआ था उस पे, और मेरा ध्यान ही नहीं है कि इतने पुराने पुराने गाने बज रहे हैं, और बाहर मेरा स्टाफ है और सोच रहे हैं वो लोग कि रानी जी को हो क्या गया है, सुन क्या रही है। मिस गाना किस टाइप का था, कोई गाता मैं सो जाता, लाइक 40s का सॉन्ग। और मुझे ये ध्यान ही नहीं है कि मेरे रूम में गाने बज रहे हैं। और फिर मेरा बॉय आया, बड़ी हिम्मत से उसने बोला कि मैडम आप दुखी हैं, आपको कोई टेंशन है? मैंने कहा नहीं, ये क्या बज रहा है, क्या बज रहा है। तो एक डंप वाला काम मैंने किया है, क्योंकि म्यूजिक चल रहा है और ध्यान बिल्कुल नहीं दे, बच गया। आपने रेडियो से मेरे को याद दिलाया। एक बार मेरा जो शो आता था, मेरा सुबह सुबह शो आता था, मलिश्का से पहले शो आता था मेरा, और ऑल ओवर इंडिया था। तो मैंने उस वक्त आपको बहुत अप्रोच करने की कोशिश की, पर शायद मैं थोड़ा बच्चा था, मेरे को अकल नहीं थी कि नंबर तक कैसे पहुंचा जाता है कौन मास्टर सेलिब्रिटी। जी? नहीं, मैंने आपको अप्रोच करने की बहुत कोशिश की कि मैं आपको फोन करके लूँ, शो पे लूँ, शो पे लूँ, पर अच्छा, अनफॉर्चुनेटली कभी? मेरे को, ये 2017-18 की बात है। ओके। हाँ, तो मेरा शो आता था नेस्कैफे मॉर्निंग्स करके होता था, मलिश्का से पहले आता था। पूरे इंडिया में आता था, पर मुंबई मलिश्का से पहले आता था, आपको थोड़ा याद है। ओके। आपने शायद वो एक एड देखा हो, नेस्के का, नेस्कैफे का एक एड आता है जिसमें एक रेडियो जॉकी बैठा होता है, उसे कोई सुनता नहीं है। यस। तो वो एड मेरी रियल लाइफ पे बना हुआ है, नेस्ले ने बनाया है। ओ, ओके। हाँ, तो किसी ने तो मेरा उस वक्त नंबर मैंने, क्यों नहीं दिया? कौन थे वो लोग जिन्होंने आपको मेरा नंबर नहीं दिया? नहीं, बेसिकली सब अपने ग्रुप्स में ही पूछते हैं ना कि डू यू हैव रानी चैटर्जी नंबर, डू यू हैव इनका नंबर, इनका नंबर। तो वो उस टाइम मेरे को मिल ही नहीं पाया। खैर, अब मिला। इंस्टाग्राम कोई इज नहीं, लाइक अब डायरेक्ट सोशल, बात कर रहे हैं आप। डिजिटल अब आगे हो गया है बहुत ज्यादा। अच्छा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपने कर लिया, एक एक वर्ड बताना है आपको। मैं कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा, आपको सिर्फ एक एक वर्ड उनके लिए बोलना है, जो भी आपको लगता है, पहला दिमाग में जो भी शब्द आए उनके नाम सुन के। सबसे पहले है मनोज तिवारी। इंटेलिजेंट। खेसारी लाल यादव। मस्तीखोर बच्चा। निरहुआ। सज्जन। सज्जन। बिल्कुल, बड़े जेंटल सज्जन। आदमी लगते हैं। सज्जन। रोहित शेट्टी। स्वीट, सुपर, सेक्सी। भारती। शी इज आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। मोनालिसा। हॉट। अच्छा, मैं अभी किसी ने लिखा कि लव फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं सबको शुक्रिया कहना चाहूंगा। जी पाकिस्तान से भी बिल्कुल, अगर आजकल लोग पाकिस्तान से मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, एंड आई फील सो गुड। मैं बचपन से पाकिस्तान सुनती थी और मुझे पता नहीं था कि हमारे ही कंट्री का एक हिस्सा रह चुका है। मुझे लगता था कि अलग कंट्री है कोई, बट जब बाद में हिस्ट्री पता चली, उसके बाद भी जब आप लोग प्यार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ चुनावों के वक्त थोड़ी सी चहल पहल हो जाती है। है, हाँ, वैसे बाकी तो। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वहां की भी पब्लिक हमें प्यार करती है, पाकिस्तान। हाँ, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लव फ्रॉम चाइना भी किसी ने लिख दिया है। ये तुमने झूठ लिखा है। शुभ ये में झूठा। ये ये और जैसे कुछ कुछ लोग ना ऐसा करते हैं, जैसे मेरे को पिछली बार बताए, कुछ लिख देंगे न्यूयॉर्क से, ऑस्ट्रेलिया से। जैसे हम बड़े बड़े शहरों, बड़े जो देशों भी का नाम सुन के, पाकिस्तान से है, प्लीज मुझे डीएम करें, मुझे अच्छा लगेगा। जो पंडित रोहित पाकिस्तान से, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। पर क्या कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं ना, न्यूयॉर्क से लिख देंगे, लव फ्रॉम न्यूयॉर्क, और ये जिससे कि क्या होता है, छोटे शहरों का हम नाम नहीं पढ़े, बड़े शहरों का हमारी नजर चली जाती है। लव फ्रॉम पर रानी मैं, बांग्लादेश। अरे आ, हिंदुस्तानी हूँ, आई लव ऑल्सो इंडिया। मुझे इंडिया बहुत पसंद है, प्यारा है भाई। इंडिया सबसे पहले, उसके बाद सब कुछ है। डोंट वरी। इंडिया जान है हमारी, दिल पे लिखा है ऑब्वियसली। जिसका नाम, उसका नाम हिंदुस्तान। और ऑब्वियसली। रानी मैं जाते जाते आपसे ना कुछ भोजपुरी में सीख के जाना चाहता हूँ, कुछ अच्छी अच्छे शब्द भोजपुरी में। वैसे मेरे को बहुत सारी आती भी है, मैं उत्तर प्रदेश में मेरी पैदाइश है, मेरठ में। ओके। तो क्या मैं सीखना चाहते हैं बनारस। भाई? कौन सी ऐसी आपको जो लगे, आपको जो लगे कि आप कुछ ऐसा चीज की जो ऑडियंस भी सीखे। और चलिए मैं आपको और सभी को एक टिप्स देती हूँ।
अगर आप लोग की कोई यूपी और बिहार से कोई लड़की आप लोग को पसंद आती है और आपको उसको इम्प्रेस करना है हाँ। तो ये कहकर आप लोग उसे इम्प्रेस करते हैं, कर सकते हैं। हम्म। अरे बोल दीजिए रानी। तू हमके बड़ी नीक लागेलू। नीक? नीक लागेलू नीक माने? मीन्स आई लाइक यू। तुम हमको बड़ी नीक लागेलू। तू हमके बड़ी नीक लागेलू। तू हमके बड़ी नीक लागे। वाह। थैंक यू सो मच रानी। आपकी स्माइल देख के दिन बन गया, और मैं डेफिनेटली मैं मतलब मेरे को लगता है, मैं आई एम प्रीटी श्योर कि जितने लोगों ने देखा है उनका भी दिन बना होगा आपकी स्माइल देख के। उन लोगों को भी आप मजा आया होगा। एक्चुअली सबको मेरी बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग गंदे गंदे कमेंट्स भी करते हैं, बट ठीक है, करते रहो, कुछ तो कर रहे हो ना, लगे रहो। आपको कैसा लगा वैसे लाइव करके ये वाला? मुझे अच्छा लगा, मजा आया, और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी हम लोग कभी ना कभी लाइव जरूर करें और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम बात मैं करें। मैं तो आपको ये भी बोलता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी आपको मिलूंगा भी किसी ना किसी टीवी सेट पे। श्योर कभी ना श्योर कभी तो मेरी आपसे मुलाकात होगी। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सो मच रानी। एक आप मिनट, फैंस बड़ा लिख रहे हैं फ्रॉम नेपाल, हाँ, हाय, शादी कर लो, थैंक यू फॉर एडवाइस, प्रपोजल। थैंक्स। हाँ, लड़का भी ढूंढो ना मेरे लिए। रवि जायसवाल, हम क्रिस तुम्हारा को कोई अप्रोच कर दो मेरे लिए। फोन नंबर निकाल रहा हूँ, उनका ग्रुप में पूछा है मैंने। मेरे फैंस एक लाइव कर रही थी मैं, तो मेरे फैंस कोई फैंस से पूछते हैं आज आपने क्रिस को लव यू बोला कि नहीं। वैसे मैं आप लिखते हो मैं उनको एवरी वैसे? डे उसके पोस्ट पे लव यू लिखती हूँ जाके। मीन्स फैंस ये भी देख रहे हैं। अच्छा, अगर 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 क्रिस आपको रिप्लाई दे और क्रिस बोले रानी मैं जब आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा जरूर, तो आप क्या करेंगे? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? पागल हो जाऊंगी, आई थिंक, खुशी से पागल हो जाऊंगी, लाइक, एंड मर ही ना जाऊं कहीं। हाय। नहीं नहीं, प्लीज मरिएगा मत। हमें अभी आपकी बहुत जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए और बहुत अच्छा अच्छा काम करें, और जल्दी से बिल्कुल। लॉकडाउन खुले, शूट चालू हो, फिर से आपको धमाल मचाते हुए देखें हम टीवी पे थैंक यू। और फिल्मों में। आज रात। चलिए फिर मैं निकलूं। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया रानी। थैंक दिस इज यू लाइक अ थैंक यू प्लेजर फॉर थैंक मी। यू थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत आप अच्छा लगा बात करके। आप बहुत स्वीट है, आप बहुत नेक दिल है, आप प्लीज ऐसे ही रहिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड बाय। ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बाय गाइस, बाय। लव यू ऑल।